जब आप यूपीएससी में अपना ऑप्शनल सेलेक्ट करते हैं तो आप किन किन चीजों का ध्यान रखते हैं? किन किन चीजों को आपको अपने दिमाग में रखना चाहिए जब आप यूपीएससी के लिए अपना ऑप्शनल सेलेक्ट कर रहे हैं? बाय चांस अगर आपने एक गलत ऑप्शनल सेलेक्ट कर लिया तो आपको अंदाजा भी नहीं है कि आपका कितना बड़ा नुकसान हो जाता है। लोगों को दो दो तीन तीन अटेम्प्ट के बाद पता चलता है कि हमने एक गलत ऑप्शनल उठा लिया है और इसके चक्कर में उनके सालों साल वेस्ट हो जाते हैं। आपके साथ ऐसा ना हो, ऐसा किसी के साथ भी ना हो, इसलिए आज हम ये डिस्कशन लेके आ रहे हैं कि एक ऑप्शनल को सिलेक्ट करने के लिए किन किन चीजों को हम ध्यान में रखें और किस तरह से सोशियोलॉजी पिछले 3-4 साल में एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शनल उभर के आ रहा है। लोगों को ये ध्यान नहीं रहता है कि जब हम एक ऑप्शनल शुरू कर रहे हैं तो ना सिर्फ हमें अपना इंटरेस्ट देखना है उस ऑप्शनल सब्जेक्ट में, पर हमें ये भी देखना है कि वो ऑप्शनल कितने टाइम में खत्म होता है। उस ऑप्शनल की कोचिंग 4 महीने चलती है, 6 महीने चलती है कि 10 महीने चलती है। देखो, हार के सिर्फ 500 नंबर का ऑप्शनल है, बाकी के 1250 नंबर अगर आपको मेंस में खींचने हैं तो आपको उसमें उतना टाइम देना पड़ेगा। तो ना सिर्फ इंटरेस्ट बल्कि हमें ये चीज भी देखनी है कि उस ऑप्शनल की कोचिंग कितने टाइम में खत्म हो रही है, कितना शॉर्ट सिलेबस है उस ऑप्शनल का, और उस ऑप्शनल का जनरल स्टडीज के सिलेबस के साथ कितना ओवरलैप है, कितने टॉपिक्स हैं जो हम जनरल स्टडीज के तैयार कर सकते हैं ऑप्शनल की मदद से। अनु कुमारी का नाम आपने सुना होगा, रैंक 2 थी वो, एक अटेम्प्ट था, 31 ईयर्स की थी उन्होंने, उनके पास सिर्फ एक अटेम्प्ट बचा था। एक अटेम्प्ट में ही उन्होंने, अपने लास्ट और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उन्होंने रैंक 2 निकाला था सोशियोलॉजी ऑप्शनल के साथ। प्रदीप सिंह आपने नाम सुना होगा, 2018 के रैंक 93 थे। उन्होंने प्रीलिम्स के बाद ऑप्शनल की तैयारी शुरू करी थी, सोशियोलॉजी ऑप्शनल उन्होंने उठाया था, और प्रीलिम्स और मेंस के बीच में उन्होंने जनरल स्टडीज की तैयारी के साथ सोशियोलॉजी ऑप्शनल तैयार करके 307 नंबर लेके आए थे, रैंक 93। एक रैंक से उनका आईएएस छूटा था। अगले अटेम्प्ट में उन्होंने फिर से तैयारी करी और जोर से, और रैंक 26 लेके आए थे सोशियोलॉजी ऑप्शनल के साथ। तो आप समझ सकते हैं कि सोशियोलॉजी एक ऐसा ऑप्शनल है जो जिन भी चीजों को आपने ध्यान में रखना है ऑप्शनल सेलेक्ट करते वक्त, उन सब चीजों पे वो खरा उतरता है। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन और इसमें समझते हैं कि क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए और सोशियोलॉजी उन चीजों पे कैसे कैसे खरा उभर रहा है विद डेटा। यूपीएससी खुद कह रही है कि सोशियोलॉजी एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शनल उभर के आया है पिछले 4-5 सालों में। चलिए देखते हैं। पहली बात है कि किन किन चीजों को हम ध्यान में रखें। देखो, यूपीएससी आपको 48 ऑप्शनल्स में से कोई एक ऑप्शनल सेलेक्ट करने का मौका देती है। इतनी ज्यादा रेंज है, 48 ऑप्शनल कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी से पता चलता है कि यूपीएससी जो है एक लेवल प्लेइंग फील्ड लेके आना चाहती है कि किसी के साथ कुछ गलत ना हो। कोई अगर टेक्निकल बैकग्राउंड का है तो उसको आजादी है कि वो टेक्निकल, इकोनॉमिक्स, एमबीबीएस के ऑप्शन उठाए। कोई अगर लैंग्वेज में ज्यादा अच्छा है, पंजाबी, लिटरेचर, हिंदी, तो वो ऑप्शन उठाएगा। और अगर मान लीजिए, देखो मोस्ट, हम जब सारे एस्पिरेंट्स हैं मोस्टली इंजीनियर्स हैं या ऐसे लोग हैं जिनकी कोई बैकग्राउंड नहीं है एकेडमिक, तो वो कौन सा ऑप्शनल उठाएं, ये हमारे मन में रहता है। मान लीजिए मेरी कोई टेक्निकल बैकग्राउंड थी बट मेरी इतनी स्ट्रांग नहीं है, डिग्री मैंने केमिकल इंजीनियरिंग में करी बट इतनी बढ़िया मेरी केमिकल इंजीनियरिंग नहीं है और मेरे को यूपीएससी का अटेम्प्ट देना है, तो मैं कैसे ऑप्शन उठाऊंगी। तो ये सारी दुविधाएं रहती हैं कि 48 ऑप्शनल में से कौन सा ऑप्शनल बढ़िया रहेगा, कैसे हम एक बढ़िया ऑप्शनल चूज करें जो हमें पहले अटेम्प्ट में ही सिंगल डिजिट रैंक लाके दे दे।
कुछ क्राइटेरिया जो बच्चे कंसिडर करते हैं उसको हमने यहाँ एनलिस्ट किया है। सबसे पहला होता है कि आपकी उसमें एकेडमिक बैकग्राउंड हो, आपने उसमें डिग्री करी हो, या आपने 10th 12th में बहुत अच्छे आपके नंबर हो मैथ्स में, या आपने उस चीज में पंजाबी लिटरेचर में या हिंदी लिटरेचर में आपकी डिग्री है। तो एकेडमिक बैकग्राउंड एक क्राइटेरिया होता है, बहुत ही जायज, बहुत ही ठीक ठाक क्राइटेरिया है कि अगर भाई मैं डॉक्टर हूं तो मैं MBBS का ऑप्शन उठाऊंगी। अगर मैंने MBA किया होगा तो शायद मैं मैनेजमेंट स्टडीज की तरफ ज्यादा झुकाव होगा। इकोनॉमिक्स में मैंने कोई डिग्री करी है, कोई सर्टिफिकेशन है, तो इकोनॉमिक्स में शायद मेरा इंटरेस्ट हो। बट क्या आपको लगता है कि एकेडमिक बैकग्राउंड ही सिर्फ एक क्राइटेरिया होना चाहिए एक ऑप्शनल सेलेक्ट करने के लिए? जी नहीं। अगर आप सिर्फ इस बेसिस पे अपना ऑप्शनल सेलेक्ट कर रहे हैं और बाकी चीजों को नजरअंदाज कर रहे हैं तो आपके ऑप्शनल गलत सेलेक्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, जो आपको बाद में एक आधे रैंक से जब सर्विस छूटती है, जब आपका कार्डर छूटता है, तब आपको ये बहुत दुखदाई लगेगा। तो बाकी क्राइटेरियाज हम देख लेते हैं क्या होते हैं। एकेडमिक बैकग्राउंड के अलावा आपका खुद का इंटरेस्ट। मान लीजिए कि आपका पहले अटेम्प्ट में पेपर नहीं क्लियर होता है, भगवान ना करे, पर अगर आपको 1-2-3 साल वही ऑप्शनल पढ़ना है तो आपका उसमें इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। अगर आप मैथ्स सिर्फ 10 महीने पढ़ के छोड़ दिया आपने और आप अगले साल उसको उठा ही नहीं पा रहे हैं, आपका इंटरेस्ट नहीं बन रहा है, तो ये एक बहुत बड़ी मुश्किल है। तो ऐसा ऑप्शनल उठाएं जिसमें आपका साल 2 साल 3 साल तक इंटरेस्ट बना रहे, आप उसको बार बार रिवाइज कर सकें, बार बार उसी टॉपिक्स को पढ़ सकें। सेकंड क्राइटेरिया, थर्ड क्राइटेरिया जो होता है वो है कि शॉर्ट सिलेबस। देखो 1750 नंबर का प्रीलिम्स का पेपर है, 1250 का GS और ऐसे मिला के पेपर है, 500 नंबर का पेपर है आपका ऑप्शनल का। तो आपको 500 नंबर में से ज्यादा नंबर लेके आने के लिए उसको कितना टाइम आप दोगे? आप ऐसा ऑप्शनल सिलेक्ट करोगे जो जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए। जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी कंप्लीट होगा उतना ही आपको टाइम मिलेगा उस ऑप्शनल को रिवाइज करने के लिए, उस ऑप्शनल की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने के लिए, उस ऑप्शनल में अपनी टाइम और वर्ड लिमिट को कंट्रोल करने के लिए। और प्रीलिम्स और मेंस के बीच में जब आपको जनरल स्टडीज के लिए इतना टाइम देना होता है, टेस्ट सीरीज चल रही होती है, रिवीजन चल रहा होता है, शॉर्ट नोट्स बनाने होते हैं, उस टाइम पे आपका ऑप्शनल प्रीलिम्स से पहले ही तैयार हो और प्रीलिम्स और मेंस में सिर्फ आप रिवीजन कर रहे हो, सिर्फ आप अपनी आंसर राइटिंग इंप्रूव कर रहे हो, ऐसा ऑप्शनल उठाया जाए तो बहुत ही बढ़िया तैयारी रहती है। टॉप 100 जो रैंकर्स होते हैं उनकी यही स्ट्रैटेजी होती है। नेक्स्ट एक क्राइटेरिया होता है कि लिंकेज उसकी जनरल स्टडीज और इंटरव्यू के साथ। अब जब आप ऑप्शनल पढ़ रहे हो, पेपर 1 पढ़ रहे हो, पेपर 2 पढ़ रहे हो, 500 नंबर तो आपके कवर हो रहे हैं, 500 नंबर की तो तैयारी हो रही है। बट अगर वही सिलेबस आपका जनरल स्टडीज में भी 40, 50, 60 नंबर खींच रहा हो तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? तो लिंकेज विद जनरल स्टडीज बहुत जरूरी है जब आप अपना ऑप्शनल सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन सिलेक्ट करें जिसकी ज्यादा से ज्यादा ओवरलैपिंग, ज्यादा से ज्यादा सिलेबस मैच करता हो। फिर आता है स्कोरिंग। अब देखो कुछ साल पहले तक, 4-5 साल पहले तक कोई और ऑप्शनल टॉप पे चल रहा था। सोशियोलॉजी एक ऐसा ऑप्शनल अभी निकल के आया है जो पिछले 5-6 साल में हर साल बढ़िया रिजल्ट दे रहा है। जितने रिकमेंडेड कैंडिडेट्स हैं जो यूपीएससी की लिस्ट में, फाइनल लिस्ट में आते हैं, मोस्टली लोगों के पास सोशियोलॉजी ऑप्शनल निकल के आ रहा है। और 300 प्लस 2018-19 में तो 300 प्लस नंबर गए हैं सोशियोलॉजी ऑप्शनल में। तो ऐसा ऑप्शनल अगर आप जब उठाते हो जो इन कंपैरिजन टू अदर ऑप्शनल आपको 50-60 नंबर की सीधी लीड देता है जस्ट बिकॉज उसकी स्कोरिंग ऐसी है, तो ये बहुत ही बढ़िया तरीका है ऑप्शनल सेलेक्ट करने का। पंजाबी लिटरेचर अगर आप ऑप्शनल उठाते हो, मान लो 240-260 से ऊपर नंबर नहीं खींचते हैं। ऑन दी अदर हैंड
अगर आप सोशियोलॉजी ऑप्शन उठाते हो या कोई ऐसा टेक्निकल ऑप्शन उठाते हो जहां बहुत ज्यादा हाईएस्ट नंबर जाते हैं, तो वो एक अच्छा क्राइटेरिया है। पर अगेन, अगर आप मैथ्स उठाते हो या ऐसा कोई टेक्निकल जहां फुल ऑन फुल नंबर आते हैं, कोई सब्जेक्टिविटी नहीं है आंसर की, अगर मैंने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है, टेक्निकल में यही होता है, प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया तो फुल ऑन फुल नंबर मिलते हैं। बट मैथ्स एक ऐसा ऑप्शन है जिसको पहले अटेम्प्ट से पहले तैयार करने में ही 8 से 10 महीने लगते हैं एक रीडिंग के लिए। कोचिंग ही 6 से 8 महीने चलती है, तो आपकी फर्स्ट रीडिंग ही 8 महीने चले गए। तो जनरली ये ट्रेंड होता है कि मैथ्स या जो टेक्निकल बैकग्राउंड वाले लोग होते हैं, जो इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स उठाते हैं, उनका फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं क्लियर हो पाता है, वो सेकंड, थर्ड या फोर्थ अटेम्प्ट तक ही रैंक लेके आ पाते हैं। और इतनी ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है अगर आप एक ऐसा ऑप्शन उठाते हैं जो स्कोरिंग भी है, मार्क्स भी बहुत बढ़िया जा रहे हैं, और नॉट जस्ट एक आधे इंसान के पूरे इंडिया में, बट बहुत सारे लोगों के अच्छे स्कोर आए, और इसके साथ साथ वो बहुत जल्दी तैयार भी हो जाए, शॉर्ट सिलेबस हो, ओवरलैपिंग हो जीएस के साथ, और इंटरव्यू में भी हेल्प करे। लास्ट क्राइटेरिया जो है यह है कि कोचिंग उसकी इजीली मिले, मटेरियल, उसका स्टडी मटेरियल इजीली मिले, इधर उधर भटकना ना पड़े, एक सिंगल सोर्स हो, बस वही पढ़ना हो और तैयारी हो जाए, और 100% सिलेबस कवरेज हो, आंसर राइटिंग हो, रिवीजन हो सके, टेस्ट सीरीज बहुत बढ़िया हो। तो ये सब चीजें भी आपको कंसीडर करनी चाहिए। एंड नॉट जस्ट आपका इंटरेस्ट, नॉट जस्ट आपकी एकेडमिक बैकग्राउंड, ये सारे क्राइटेरिया जब आप लेके चलते हो, तब आपकी सही में एक अच्छे तरीके से ऑप्शनल सेलेक्ट करने का तरीका आपका एक बनता है। और इसके बाद जब आप सिलेक्ट कर रहे हो कोई ऑप्शनल, तो फिर आप मात नहीं खाओगे, फिर आप ऐसा नहीं होगा कि कुछ साल बाद आप ऑप्शनल बदल रहे हो। ठीक है, एक एक करके अब हम हर चीजों में जाते हैं। देखो, एकेडमिक बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं, तो एकेडमिक बैकग्राउंड मतलब टेक्निकल सब्जेक्ट्स। अगर मेरी डिग्री कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी में है तो जायज है, और मेरा अच्छा है अगर कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, तो जायज है कि मैं ये उठाऊंगी। बट मान लीजिए मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड है और मेरा इतना अच्छा कॉमर्स नहीं रहा, मैंने इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं करी स्कूल या कॉलेज में, तो मैं हिचकूंगी ये एरिया उठाने से। देखो, अल्टीमेटली इट्स एन ऑल इंडिया लेवल कंपटीशन, कंपटीशन में लड़ना है। अगर मैं सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की हूं, तो सिविल इंजीनियरिंग जिसका भी डिग्री है पूरे इंडिया में, चाहे वो आईआईटी से हो, चाहे वो एनआईटी से हो, वो ये पेपर लिख रहे हैं। और अगर मैं उनको कंपटीशन नहीं दे सकती हूं अपने इस ऑप्शन में, तो मुझे ये ऑप्शन नहीं उठाना चाहिए। जिस चीज में आप ऑल इंडिया लेवल पे कॉम्पीट कर सकते हैं, आप वही ऑप्शन उठाएं। और यही एक ऑप्शनल सबसे बड़ा आपका डिसीजन है। बाकी पेपर आपका सेम है, एक ऑप्शनल सिलेक्ट करने का तरीका, एक ऑप्शनल सिलेक्ट करने का डिसीजन आपको बहुत लोगों से आगे लेके जाता है। तो चाहे आप बाद में तैयारी कैसी भी हो, सिलेक्ट ऑप्शनल बहुत सोच समझ के करें। नेक्स्ट है ओन इंटरेस्ट। अब देखो, टेक्निकल बैकग्राउंड मान लो आपका इंटरेस्ट नहीं है कॉमर्स में, सिविल इंजीनियरिंग में, मैथ्स में, लिटरेचर उठा सकते हो आप, या सोशल साइंस उठा सकते हो। ये दो ऐसी चीजें हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट बन जाता है। ठीक है, सोशल साइंस में जो सब्जेक्ट्स आते हैं, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, ये चीजें ऐसी हैं जिसकी कोचिंग बहुत अच्छे से अवेलेबल है, मटेरियल अवेलेबल है, ऑल इंडिया टॉप फैकल्टी सोशल साइंस पढ़ाती हैं। इसके अलावा लिटरेचर में दिक्कत ये आती है कि लिटरेचर के जो टॉपिक्स हैं, लिटरेचर की एक तो कोचिंग बहुत मुश्किल होती है मिलने में। ऑल्दो आप लिटरेचर उठाओ, बहुत बढ़िया बात है, बट आप पंजाबी तब उठाओगे जब आपकी पंजाबी बैकग्राउंड है। ठीक है, तेलुगु तब उठाओगे जब आपकी तेलुगु बैकग्राउंड है, और इसकी कोचिंग बहुत मुश्किल से मिलती है। तो लिटरेचर ऑप्शनल आप तब उठाओ जब आप उसकी स्क्रिप्ट में, यानी कि पंजाबी लिख रहे हो तो गुरमुखी स्क्रिप्ट यूज होती है, हिंदी लिख रहे हो तो देवनागरी स्क्रिप्ट यूज होती है। आप उस स्क्रिप्ट में कॉम्पिटिटिव लेवल पे लिखने के लिए तैयार हो,
यानी कि स्पीड से लिखना है और आप उस लैंग्वेज में अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है। ग्रामर आपकी सही है, आप लिटरेचर उस चीज का पढ़ सकते हो, पोएम्स पढ़ सकते हो, कहानियां पढ़ सकते हो, और इसके साथ साथ उसकी कोचिंग मिलनी और स्टडी मटेरियल मिलना बहुत जरूरी है। तो लिटरेचर इसलिए बहुत सारे लोग नहीं उठाते हैं क्योंकि अगर कोचिंग मिल भी जाती है बाय चांस तो आंसर राइटिंग नहीं हो पाती है, तो उसमें आपने जनरल स्टडीज का क्या मसाला डालना है ताकि वो आपका बहुत ही बढ़िया यूनिक एक ब्यूरोक्रेटिक आंसर बने, या फिर उसमें आप आपकी आंसर राइटिंग कैसे करनी है, आपकी वर्ड लिमिट टाइम लिमिट कैसे कंट्रोल करनी है। एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी बहुत मुश्किल होती है, फैकल्टी मिल जाती है जो ये पेपर्स कवर करा देती है। दूसरी बात ये है कि 100% सिलेबस काफी कोचिंग वाले नहीं कवर कर पाते हैं, तो ये लिमिटेशंस है, इसलिए आप देखोगे कि लिटरेचर ऑप्शनल बहुत कम लोग उठाते हैं। ऑन दी अदर हैंड सोशल साइंस के जो ऑप्शनल्स हैं दे आर द मोस्ट पॉपुलर ऑप्शनल्स अमंग यूपीएससी एस्पिरेंट्स। क्यों? एक तो मैंने आपको बताया कि इसमें कोचिंग बहुत इजीली अवेलेबल है, कोचिंग अवेलेबल है तो स्टडी मटेरियल भी यहाँ पे बहुत अवेलेबल है। बहुत सारे बच्चे ये ऑप्शन उठाते हैं बिकॉज एक तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स हैं, कोचिंग अवेलेबल है, स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, आंसर राइटिंग अवेलेबल है, और इसके लिए आपको कोई बैकग्राउंड होने की जरूरत नहीं है। आपका अगर इंटरेस्ट है तो बाकी सारी चीजें यहाँ पे टिक हो जाती हैं, बाकी सारे क्राइटेरिया यहाँ फुलफिल हो जाते हैं। इंटरेस्ट के बेसिस पे आप इनमें से कोई भी उठा सकते हो। अब इसमें एक चीज और है, सोशल साइंस की आप बात कर रहे हो, ज्योग्राफी आप उठाते हो, पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस आप उठाते हो, 6 महीने की तो इनकी कोचिंग ही है। एंथ्रोपोलॉजी की 6 महीने की तो कोचिंग ही है। ऑन दी अदर हैंड नॉर्मली अगर आप सोशियोलॉजी की कोचिंग लेने जाते हो तो 4 महीने 4 साढ़े 4 महीने में पूरा सिलेबस कवर हो जाता है। तो सोशियोलॉजी सोशल साइंस ऑप्शंस में से एक ऐसा ऑप्शनल है जो सबसे शॉर्टेस्ट सिलेबस आपको दिखाता है, मैक्सिमम ओवरलैप जनरल स्टडीज के साथ दिखाता है, इंटरव्यू में ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस में आपकी हेल्प करता है, और फर्स्ट अटेम्प्ट में सिंगल डिजिट रैंक जो भी लोग लेके आए हैं, पिछले साल के डेटा उठा लीजिए, टॉप 10 में 5 लोग आपको जरूर मिलेंगे सोशियोलॉजी ऑप्शनल वाले। तो सोशियोलॉजी का आप थोड़ा समझ लेते हैं, मैं शॉर्ट सिलेबस आपको बोल रही हूं। कैसे शॉर्ट सिलेबस? पेपर 1 में 10 चैप्टर्स हैं, पेपर 2 में 15 चैप्टर्स हैं, टोटल 25 हो गए। अब इसमें 4 चैप्टर्स पेपर 1 के ऐसे हैं जो एज इट इज पेपर 2 में नाम के साथ में मैच करते हैं पेपर 2 से। पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी पेपर 1 में टॉपिक है, पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी पेपर 2 में टॉपिक है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि यहाँ पे हम उसका वर्ल्ड लेवल पे क्या थ्योरीज हैं, दुनिया जहान में जो भी थिंकर्स हैं उन्होंने इस टॉपिक पे क्या बोला है, और यहाँ पे हम इन थ्योरीज को इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, इंडिया में ये थ्योरी फिट होती है कि नहीं, इंडिया में क्या सिनेरियोज हैं वो पढ़ते हैं, इंडियन पर्सपेक्टिव से हम पढ़ते हैं। तो नॉर्मली अगर आप देखोगे कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में ये टॉपिक अलग अलग नहीं पढ़ाए जाते हैं, इनको इकट्ठा ही पढ़ाया जाता है। तो ऑलरेडी आपके 25 चैप्टर में से 4 चैप्टर्स जो थे वो आपके ओवरलैप हो रहे हैं, तो 8 की जगह 8 चैप्टर्स अलग अलग पढ़ने की जगह आप 4 चैप्टर्स पढ़ रहे हो एक ही बार में। This is what makes the syllabus of sociology the shortest of all the 48 optionals. रिलीजन हो गया, एंड आप टॉपिक्स के नाम देखिए, रिलीजन, किनशिप, मैरिज, पॉलिटिक्स, ये ऐसे टॉपिक हैं जो हमें आम तौर पे एक दूसरे से बात करने में मजा आता है। इतने इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आपको किसी और सिलेबस में नहीं मिलेंगे जहां आपको पॉलिटिक्स के बारे में बात करनी हो, रिलीजन के बारे में बात करनी हो, मैरिज के बारे में बात करनी हो, ठीक है। तो ऐसे टॉपिक्स हैं और ओवरलैप बहुत अच्छा है। ये अगेन मैंने आपको डिटेल में दिखा दिया है, 10 चैप्टर्स पेपर 1 के ये हैं, 10 टॉपिक्स पेपर 2 के ये हैं, और इनमें 4 चैप्टर्स का ओवरलैप है। इसके अलावा अगर आप नाम देखो, कास्ट का टॉपिक है यहाँ पे, ट्राइब्स का टॉपिक है, एजुकेशन, पॉवर्टी, नक्सलिज्म क्यों है,
ये सब चीजें आपको अपने आसपास की सोसाइटी में क्या चीजें चल रही हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको ये अच्छे से करवाता है। सोशियोलॉजी की एक बहुत ही अच्छी चीज ये है कि पेपर 2 जो इंडियन सोसाइटी के बारे में बात करता है, जिसके 15 चैप्टर्स हैं, ये एक ऐसा पेपर 2 है सोशियोलॉजी ऑप्शनल का जहां पे अगर आप कुछ नहीं भी पढ़ के जाते, आपको कोई थिंकर नहीं पता, आपने कोई रीडिंग नहीं करी, कोई कोचिंग नहीं ली, आप सिर्फ अपने एक्सपीरियंस लिख के आते हो पेपर 2 के क्वेश्चंस में, तब भी आप 250 में से 100 प्लस इजीली स्कोर कर सकते हो। आप अपने एक्सपीरियंसेस लिखिए रिलीजन के बारे में, आप अपने एक्सपीरियंसेस लिखिए मैरिज के बारे में, एजुकेशन के बारे में, हेल्थ के बारे में, जो भी आप जनरल स्टडीज में पढ़ के आए हो, जो भी ये टॉपिक्स दिख रहे हैं आपको, कास्ट, ट्राइब्स, जो भी आप जनरल स्टडीज में पढ़ के आए हो, यहां अगर आप लिखते हो बिना किसी सोशियोलॉजिकल बैकग्राउंड के, आप इजीली 100 प्लस खींच सकते हो। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का रोल तब आता है जब आपको 100 से 180, 160 खींचने हैं, जब आपको एक्चुअली में टॉप 100 में रैंक लेना है, तब कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का रोल आता है। अदरवाइज एक बेस आपका ऑलरेडी बना हुआ है। व्हेन यू टेक सोशियोलॉजी एज एन ऑप्शनल, आप जीरो से शुरू नहीं करते हो, अनलाइक अदर ऑप्शनल जहां आप बिल्कुल जीरो से शुरू करते हो। सोसाइटी आपकी एक खुद की अंडरस्टैंडिंग है, 20-21 साल के आपका एक्सपीरियंस है इस सोसाइटी में रहते हुए, उस एक्सपीरियंस के बलबूते आप एक मिनिमम लेवल ऑलरेडी अचीव कर चुके हो इस ऑप्शनल में। तो यू डोंट स्टार्ट फ्रॉम जीरो, यू डू नॉट स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स, आपका एक ऑलरेडी लेवल है, उस लेवल को बस एक कंपेटिटिव लेवल तक खींचना, 300 प्लस खींचना, 250 प्लस खींचना, ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का रोल सिर्फ यही आता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सोशियोलॉजी। सबसे ज्यादा अगर किसी ऑप्शनल का ओवरलैप है जनरल स्टडीज के साथ तो वो है सोशियोलॉजी। इट इज अ फैक्ट, ये मैं नहीं बोल रही हूं, किसी से भी आप पूछ लीजिए, क्योंकि सोशियोलॉजी जो है ये कंटेम्पररी सोसाइटी, आजकल की सोसाइटी में क्या हो रहा है, अनलाइक हिस्ट्री हम किसी पास्ट के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, अनलाइक एंथ्रोपोलॉजी हम किसी ट्राइबल सोसाइटी के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, पुरानी सोसाइटीज, हम आज की तारीख में जो हमारी सोसाइटी है, चाहे इंडिया में है चाहे बाहर दुनिया में है, उसका एनालिसिस पढ़ते हैं। और यही कारण है कि सबसे ज्यादा सोशियोलॉजी का ओवरलैप है हमारे जीएस के सिलेबस के साथ। कैसे? जीएस 1 में अगर आप 2022 का पेपर उठा के देखते हो तो सीधा सीधा 75 मार्क्स का 75 नंबर का पेपर डायरेक्टली आपके सोशियोलॉजी ऑप्शनल में से आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 18, 19, 20। और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो अगर आपका सोशियोलॉजी ऑप्शनल नहीं है तो आप सॉल्व नहीं कर सकते। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सेक्ट एंड अ कल्ट? ट्राइब्स पूछी गई हैं पूरे इंडिया में, कैसी कैसी हैं, उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं। तो अगर आपने ट्राइब्स पॉलिटी में पढ़ी हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा 5th और 6th शेड्यूल लिख के आओगे, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स लिख के आओगे। बट नॉर्थ ईस्ट में कौन सी ट्राइब्स हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, उड़ीसा में कौन सी ट्राइब्स हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, और सोशियोलॉजिकल एंगल से जब आप कॉम्प्रिहेंसिवली सारी डायमेंशन से उसका एनालिसिस करके लिखोगे, देन यू गेट द हाईएस्ट मार्क्स। तो इसीलिए जो 75 मार्क्स का जो पेपर है, इसमें सबसे ज्यादा जो फोड़ रहे हैं लोग, वो फोड़ रहे हैं सोशियोलॉजी ऑप्शनल वाले लोग। क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं, देखो यूपीएससी सवाल ऐसे पूछ रही है कि सोशियोलॉजी अगर आपका ऑप्शनल नहीं है तो आप सेक्ट और कल्ट में डिफरेंस नहीं बता सकते, जबकि सेक्ट और कल्ट का डिफरेंस सोशियोलॉजी ऑप्शनल के सब लोगों को पता है, टिप्स पे होता है, ये सिलेबस में हमारे डायरेक्टली है। डायरेक्टली 75 मार्क्स की आपको ये एडवांटेज है। पेपर 2 में जब आप टॉपिक्स देखते हो, एजुकेशन, पॉवर्टी, हेल्थ, वेलफेयर स्कीम्स फॉर द मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी, तब आपका सोशियोलॉजी का अगेन रोल आ जाता है। जब आप बात करें डेवलपमेंट प्रोसेसेस, एनजीओज, एसएचजीज, प्रेशर ग्रुप्स, पॉलिटिकल पार्टीज, डायरेक्टली ये टॉपिक है हमारे सोशियोलॉजी के ऑप्शनल में। पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी में ये टॉपिक आता है। पॉपुलेशन डायनेमिक्स में हम
सोसाइटी में हर सेक्टर का बंदा जो है, हर रिलीजन का, हर एज का, हर जेंडर का, उसके बारे में पढ़ते हैं और उसकी प्रॉब्लम्स पढ़ते हैं। तो ये आपका सारा ओवरलैप यहां पे आता है जब आप डेवलपमेंट प्रोसेसेस पढ़ रहे हो। ये सारे टॉपिक्स अगर आप जस्ट एक पॉलिटी पढ़ के आंसर लिखते हो तो आपका एक बड़ा वन डायमेंशनल नैरो आंसर बनता है। बट व्हेन यू राइट दीज आंसर्स, प्रेशर ग्रुप्स पे आंसर है, तो वो आप सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से लिखते हो, जो आप सीखते हो व्हेन यू स्टडी सोशियोलॉजी एज एन ऑप्शनल। तो आपका एक यूनिक पर्सपेक्टिव बनता है, आपका एक बहुत ही ह्यूमेन पर्सपेक्टिव बनता है, जो कि चाहिए एक ब्यूरोक्रेट में, जो कि चाहिए एक मेच्योर आंसर में। तो यहाँ पे आपको अगेन एक एडवांटेज मिलती है कि GS2 के आंसर कैसे लिखने हैं, ताकि आप दूसरे से एक आधा नंबर और खींच सको हर क्वेश्चन में। GS3 में देखते हैं। GS3 में लैंड रिफॉर्म्स, लैंड की प्रॉब्लम, राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट था, वहां से हटा, सोशल वेलफेयरिस्ट कंट्री है हमारा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है यहाँ पे हम सिर्फ इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं लैंड की प्रॉब्लम को, बट उसको आप सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखोगे तो आपको ये टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग लगेगा कि यू वुड बी एबल टू राइट n नंबर ऑफ मोर पॉइंट्स ऑन दीज टॉपिक्स। सोशल यूपीएससी में जितना आपका यूनिक आंसर होता है, जितने आपके एक्स्ट्रा डायमेंशंस होते हैं, जितने आप एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिख के आते हो अपने कंपेटिटर के कंपैरिजन में, उतने आपको ज्यादा नंबर मिलते हैं। तो यहाँ पे जब आप और 3-4 डायमेंशन डालोगे एंड नॉट जस्ट इकोनॉमिक डायमेंशन, आपका बहुत ही सुंदर आंसर तैयार होके आता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं पेपर 4 में केस स्टडीज। देखो दलित कुक पे केस स्टडी आ रखी है, ऐसे ही सोशल प्रॉब्लम्स पे बहुत सारी केस स्टडीज आती हैं GS4 में। दलित कुक है, आप DC हो, आपके कुछ आसपास के जो गांव है जो आपके डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, वहां पे एक दलित कुक होने के कारण स्कूल में बच्चे नहीं आ रहे हैं अपर कास्ट के, क्योंकि उनके पेरेंट्स नहीं भेज रहे हैं। एंड इट इज अ रियल लाइफ केस स्टडी, ऐसा होता है काफी स्टेट्स में इंडिया के। तो एज अ DC आप क्या करोगे? एक होता है ब्यूरोक्रेटिक आंसर जो आपको एथिक्स की क्लास में टीचर्स पढ़ाएंगे, बट उसको आप सोशियोलॉजिकल एंगल से कैसे लिखोगे? एक नॉट जस्ट DC के पर्सपेक्टिव से, बट सोसाइटी को आप कैसे इन्वॉल्व करोगे, गवर्नमेंट स्कीम्स कैसे इन्वॉल्व करोगे, ये सब आर्गुमेंट्स, यूनिक आर्गुमेंट्स आपको समझ में आएंगे अगर आप सोशियोलॉजिकल एंगल से आंसर ये लिख सकते हो। एंड दैट यू लर्न व्हेन यू हैव सोशियोलॉजी एज योर ऑप्शनल। ठीक है, नेक्स्ट सबसे बड़ी एडवांटेज सोशियोलॉजी की अगर GS में कहीं है, GS1 के बाद, तो वो है एसए में। देखो ऐसे आपने देखा है कि बहुत ओपन एंडेड आ रहे हैं, कोई सिर पैर समझ में नहीं आ रहा है, बट ठीक है, ऐसे में ये एडवांटेज है कि आपको 8 में से किसी 2 टॉपिक पे ही आंसर लिखना है। तो यहाँ पे देखो कुछ टॉपिक्स आपको हमेशा उन 8 में से 2 ऐसे मिल जाएंगे जो कि अगर आपका सोशियोलॉजी बैकग्राउंड है तो आप बहुत इजीली, बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली एक बहुत ही सुंदर ऐसे वहां लिख सकोगे। फॉर एग्जाम्पल, द डेस्टिनी ऑफ अ नेशन इज शेप्ड इन इट्स क्लासरूम्स, ये एक ऐसे आया हुआ है यूपीएससी में। यहां पे आपको क्या लिखना था? यहां पे इफ यू अंडरस्टैंड इंडियन एजुकेशन सिस्टम और पोस्ट इंडिपेंडेंस, इंडिया की आजादी के बाद कैसे कैसे चेंजेस आए और क्या क्या होना चाहिए था, क्या क्या सक्सेस और फेलियर थे, वो कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी है इंडियन एजुकेशन पे, तो आप एक बहुत सुंदर आंसर लिख सकते हो। इन एजुकेशन पेपर 1 पेपर 2 दोनों में सोशियोलॉजी के ऑप्शनल में टॉपिक है डायरेक्टली, तो यू कैन राइट नॉट जस्ट इंडियन पर्सपेक्टिव हियर, आप वर्ल्ड लेवल पे भी एजुकेशन के क्या हालात रहे, बाकी कंट्रीज में क्या हालात रहे, यूके यूएस में क्या हालात हैं, वो कंपैरिजन भी आप कर सकते हो। तो बहुत यूनिक एंड बहुत ही वेल थॉट आउट आंसर ऐसे आपका यहां बनता है। फुलफिलमेंट ऑफ अ न्यू वुमन इन इंडिया इज अ मिथ। सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो सोशियोलॉजी, सोसाइटी में जो लोग हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं, विमेन के इश्यूज, जेंडर इश्यूज, पेट्रियार्की, ये सब बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस्ड,
बहुत अच्छे थिंकर्स ने इन पे क्या क्या बोला है, इन पे क्या होना चाहिए, अलग अलग शेड्स, अलग अलग नुआंसेस, अलग अलग डायमेंशंस की बात करी गई है सोशियोलॉजी में। तो यहाँ पे भी आपको बहुत यूनिक पॉइंट्स मिलते हैं अपने ऑप्शनल में से, जो अगर आप यहाँ लिख के आते हो तो दैट मेक्स योर आंसर वेरी यूनिक एंड वेरी ब्यूटिफुल। ठीक है, फिर इंटरव्यू में देखो, आपने ट्रेंड देखा होगा कि इंटरव्यू में क्या होता है कि बहुत ऐसे ब्राइट स्टूडेंट्स होते हैं जो मेंस में तो बहुत नंबर खींच रहे होते हैं, 900 800 जा रहे हैं, 850 प्लस जा रहे हैं, बट इंटरव्यू में दे आर नॉट एबल टू क्रॉस द एवरेज मार्क ऑफ 170, 160 पे फंसे हुए हैं, 150 पे फंसे हुए हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि इंटरव्यू में एक पोर्शन होता है ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन का। आपका कोई भी पैनल इंटरव्यू ले रहा है, वो ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि इसका कोई स्टैंडर्ड आंसर नहीं होता है। दीज आर ओपन एंडेड क्वेश्चन, यू कैन हैव अ यस ओपिनियन ऑल्सो, यू कैन हैव अ नो ओपिनियन ऑल्सो। ठीक है, आप अग्री कर सकते हो, आप डिसअग्री कर सकते हो। जैसे आप उस आंसर को जस्टिफाई करोगे जो आर्गुमेंट्स देके, वही आंसर आपका आंसर सही बना देगा। तो यहाँ पे क्या होता है, ऐसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स पे आपकी ओपिनियन पूछी जाती है। ट्रिपल तलाक पे आपका क्या विचार है? कुछ साल पहले डिसीजन आया था कि सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक बैन कर दिया है, तो क्या ये उस रिलीजियस माइनॉरिटी के राइट्स का हनन है? सेम सेक्स मैरिज अभी सुप्रीम कोर्ट में इशू चल रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है, सेंट्रल सरकार बोलती है कि सेम सेक्स मैरिज हमारे भारतीय संस्कारों के अगेंस्ट है, नहीं होनी चाहिए। मैरिज का उन्होंने डेफिनेशन दी कि मैरिज एक मर्द और एक औरत में ही हो सकती है, तो सेम सेक्स मैरिज में पॉसिबल नहीं है। क्या आप ऐसा एक स्टैंड लोगे कि नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट गलत है, एक्चुअली में सेम सेक्स मैरिज सही है? ये राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 के अंडर आती है। क्या आप भारत की चुनी हुई सरकार के अगेंस्ट ये स्टैंड ले पाओगे? ये आप तब ले पाओगे जब आप इस इशू को डीपली कॉम्प्रिहेंसिवली समझते हो। बाकी कंट्रीज में सेम सेक्स कपल्स के क्या राइट्स हैं, क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या हिस्ट्री चल रही है, डेवलप्ड कंट्रीज में क्या चल रहा है, डेवलपिंग कंट्रीज में क्या चल रहा है, तब जाके आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी कि हाँ, इस इशू पे सेंट्रल गवर्नमेंट इज रॉन्ग। सुप्रीम कोर्ट का अल्टीमेटली जो डिसीजन आएगा, होपफुली दैट शुड बी इन फेवर ऑफ सेम सेक्स मैरिज। तो ऐसे ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन जहां पे आपकी इतनी तैयारी है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट की ओपिनियन के अगेंस्ट भी एक डिसीजन इंटरव्यू पैनल, यूपीएससी इंटरव्यू पैनल के सामने ले सकते हो और उनको ये कन्विंस कर सकते हो कि जो मैं कह रहा हूं, जो मैं कह रही हूं, वो सही है। that confidence comes when you have an optional of sociology which deals with social issues। ठीक है, अब स्कोरिंग की बात कर लेते हैं। अल्टीमेटली वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जाम, तो स्कोरिंग की बात करे बिना ये टॉपिक कंप्लीट नहीं होता है। देखो, टॉपर्स की कुछ लिस्ट मैंने बनाई है एंड दिस इज जस्ट आपको एक हिंट देने के लिए। ये सारे जो टॉपर्स हैं, ये ऐसे टॉपर्स हैं जो सिंगल डिजिट रैंक लेके आए हैं अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में। आपको बहुत कम ऐसे स्टूडेंट्स मिलेंगे, ऐसे रिकमेंडेड कैंडिडेट्स मिलेंगे जिनका कोई और ऑप्शनल था और उन्होंने पहले अटेम्प्ट में सिंगल डिजिट रैंक निकाला है। दिस इज वेरी वेरी रेयर। ठीक है, तो सोशियोलॉजी एक ऐसा ऑप्शन उभर के आता है जहां फर्स्ट अटेम्प्ट में सिंगल डिजिट जिन्होंने रैंक निकाल रहे हैं, दे मोस्ट ऑफ देम 99% ऑफ देम हैड सोशियोलॉजी एज देयर ऑप्शनल। अनु कुमारी का आपने केस मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया है कि शी वाज 31 इयर्स ओल्ड, उनको 32 आपके मैक्सिमम एज है जनरल कैटेगरी में। शी हैड ओनली 1 अटेम्प्ट लेफ्ट। घर की प्रॉब्लम्स के कारण उनको पहले वो तैयारी नहीं कर पाई। 31 साल की उम्र में उनके घर वालों ने उनको ये अनुमति दी कि आप प्रिपेयर कर लो। 1 साल का टाइम था, कैसा वो ऑप्शनल उठाती कि उस एक अटेम्प्ट में ही उनका निकल जाता। शी गॉट सेकेंड रैंक इन हर वेरी फर्स्ट एंड वेरी लास्ट अटेम्प्ट। प्रदीप सिंह 2018 के ये हैं कैंडिडेट, छोटी सी हाइट है, चश्मा लगाते हैं, 22 साल के लड़के थे ये।
18 में फर्स्ट अटेम्प्ट दिया है, प्रीलिम्स और मेंस के बीच में इन्होंने तैयारी शुरू करी सोशियोलॉजी की। जब आप फॉर्म भरते हो फरवरी में, तो सोशियोलॉजी इन्होंने भर तो दिया, बट प्रीलिम्स की तैयारी में लगे रहे। सोशियोलॉजी ऑप्शनल की फर्स्ट डे तैयारी इन्होंने प्रीलिम्स के बाद शुरू करी है। एंड जनरल स्टडीज पूरे मेंस की 1250 की नंबर की तैयारी के साथ साथ इन्होंने सोशियोलॉजी ऑप्शनल उस टाइम पे तैयार भी किया, उसको रिवाइज किया, उसकी टेस्ट सीरीज दी सितंबर में, एंड ही गॉट 307 मार्क्स 3.5 महीने की तैयारी के साथ, जनरल स्टडीज के साथ। एक नंबर से इनका आईएएस रह गया था, 93 रैंक था। अगेन सोशियोलॉजी ऑप्शनल के साथ इन्होंने नेक्स्ट अटेम्प्ट दिया, 26 रैंक आया इनका सेकंड अटेम्प्ट में। ही वाज वन ऑफ द यंगेस्ट आईएएस ऑफिसर्स इन इंडिया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यूपीएससी की प्रीवियस ईयर्स। अगर आप एनुअल रिपोर्ट्स देखते हो, लेटेस्ट जो रिपोर्ट है वो 2019 की है, उसके बाद डेटा हमारे पास नहीं है। तो उसी का लेटेस्ट डेटा अगर आप यूपीएससी की एनुअल रिपोर्ट का उठाते हो तो क्या निकल के आता है? यूपीएससी खुद दिखा रही है कि सोशियोलॉजी इज द बेस्ट ऑप्शनल। कैसे? 922 कैंडिडेट जो रिकमेंडेड थे 2019 में, 126 के पास सोशियोलॉजी ऑप्शनल था, एंड सेकंड हाईएस्ट रिप्रेजेंटेशन है ये सोशियोलॉजी की रिकमेंडेड कैंडिडेट्स में। फर्स्ट नंबर पे पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस था, सेकंड नंबर पे सोशियोलॉजी। बट अगेन पीएसआईआर 6 महीने की सिर्फ कोचिंग है, 8-10 महीने लगेंगे आपको सेकंड थर्ड रीडिंग करके अपने शॉर्ट नोट्स बनाने में। तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इसमें अगर आप करोगे कि कितना इनपुट, कितनी मेहनत लग रही है और कितना आउटपुट लग रहा है, तो पीएसआईआर इज नॉट अ गुड ऑप्शनल। सोशियोलॉजी अगर आप उठाते हो जल्दी खत्म होगा और मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन है सिलेक्टेड कैंडिडेट्स में। 14% लोग जो सिलेक्ट हुए 2019 में, दे हैड सोशियोलॉजी एज देयर ऑप्शनल। देन 2018 में देखिए 812 बच्चे सिलेक्ट हुए, 107 के पास सोशियोलॉजी था, एंड दिस टाइम हाईएस्ट, और किसी ऑप्शनल ने इतना अच्छा रिजल्ट नहीं दिखाया कि 107 बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं जितना सोशियोलॉजी ने दिखाया। इसके बाद 2017 में देखिए सेकंड हाईएस्ट रिकमेंडेड कैंडिडेट्स के पास, सेकंड हाईएस्ट फेवरेट जो ऑप्शनल था उनका, टॉप चॉइस थी, दैट वाज सोशियोलॉजी। फर्स्ट नंबर पे ज्योग्राफी था, बट अगेन 6 से 8 महीने आप लगाओगे, इट हैज अ वेरी डेंस वेरी लॉन्ग सिलेबस, कोचिंग बहुत लंबी खिंच जाती है ज्योग्राफी की। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये सिर्फ एक साल का रिजल्ट नहीं है, कंसिस्टेंटली पिछले 4-5-6 साल में, उससे पीछे भी अगर आप 10 साल का भी डेटा उठाते हो, तो सोशियोलॉजी एक ऐसा ऑप्शनल है जो आपको कम टाइम में सबसे बढ़िया रिजल्ट देता है, नॉट जस्ट इन योर ऑप्शनल बट इन योर जीएस मेंस एंड योर इंटरव्यू। तो ये जो डेटा है यूपीएससी खुद कह रही है कि आप सोशियोलॉजी ऑप्शनल अगर उठाते हैं तो देयर इज अ हाई चांस that you will get a single digit rank in your very first attempt. चांसेस आपके बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब देखो कोचिंग पे आ जाते हैं। सोशियोलॉजी की कोचिंग में क्या दिक्कतें आती हैं, क्या इश्यूज है आज की मार्केट इंडस्ट्री में? सबसे पहली बात है कि मेंस आंसर राइटिंग जो हो रही है, देखो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। तो मेंस आंसर राइटिंग जो है, द वे दे मेक अ टेस्ट सीरीज, द टेस्ट्स आर वेरी बल्की। एक टेस्ट में ही इतना सिलेबस होता है कि आप उसके अंदर जो 3-4 चैप्टर्स हैं उसके प्रॉपरली आप टेस्ट नहीं दे पाते हैं, वो आपका वीक एरिया स्ट्रॉन्ग बन ही नहीं पाता है। अगर आप पेपर 1 के थिंकर्स के साथ जो 100 मार्क्स का आपका पेपर कवर करता है 250 में से, थिंकर्स के साथ अगर आप एक भी एक्स्ट्रा चैप्टर जोड़ते हो तो आपकी थिंकर्स की तैयारी कहीं ना कहीं वीक रह जाएगी। तो टेस्ट सीरीज ऐसी हो जो जितनी वेटेज है जिस चैप्टर की फाइनल पेपर में उस हिसाब से बनी हो, ताकि आपके वही एरिया स्ट्रॉन्ग हो जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, और आप उन टॉपिक्स पे ज्यादा टाइम वेस्ट ना करो जो शायद 10 या 20 नंबर का ही पेपर आना है। क्लियर? देन वी हैव प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मार्केट में ऐसी बहुत ही कम इक्का दुक्का इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के प्रॉपर मॉडल आंसर सॉल्व करा के दिखा रही है कि ऐसा लिखा जाना चाहिए था आंसर। देखो सोशियोलॉजी में प्रॉब्लम, इट्स अ सोशल साइंस सब्जेक्ट,
ओपन एंडेड आंसर्स आप लिख सकते हो, कोई मॉडल आंसर, कोई यूनिक आंसर नहीं होता। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स टू गिव यू अ मॉडल आंसर, बट आपको देना तो पड़ेगा। अल्टीमेटली यू नीड अ डायरेक्शन कि कंपेटिटिव एग्जाम की तैयारी हो रही है तो आई नीड टू प्रिपेयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सोशियोलॉजी में अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पिछले 10-12 साल के कर लिए हैं तो 70% ऑफ द पेपर जो किसी भी साल का सोशियोलॉजी का आता है दैट कम्स फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और वो आपका तैयार हो जाता है। जो 30% है वो आपका तैयार होता है करंट अफेयर्स के साथ, और आपकी आंसर राइटिंग एबिलिटी, आपकी सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, आप किसी टॉपिक पे सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से सोच पाते हो कि नहीं। तो 70% को अगर आप लाइटली ले लोगे, जो सारे मोस्टली 90% कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ले रहे हैं, दिस इज नॉट अ गुड स्ट्रैटेजी। टॉपर्स को अगर आप इंटरव्यू लोगे, उनके देखोगे, तो दे ऑल से कि भाई वेदर इट्स प्रीलिम्स, वेदर इट्स मेंस, वेदर इट्स इंटरव्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उन्होंने बाय हार्ट तैयार कर लिए थे, याद कर लिए थे, दे वर ऑन योर टिप्स एंड दिस हेल्प्स अ लॉट। नेक्स्ट आता है मेंटरशिप नहीं मिलती है आपको, ठीक है। होता क्या है कि यू नीड अ हैंड होल्डिंग। आप जब डिसाइड करते हो कि आपको इस यूपीएससी की रेस में कूदना है ऑन अ डेली बेसिस फॉर इयर्स, आप दिन के 10 डिसीजंस लेते हो विच हेल्प यू इन मेकिंग अ राइट स्ट्रैटेजी। वो डिसीजन मेकिंग आपकी कैसी होनी चाहिए, ये मटेरियल लेना है कि वो मटेरियल लेना है, इस चीज पे कितना टाइम लगाना है, उस चीज पे कितना टाइम लगाना है, ब्रेक्स कितनी लेनी है, आप अपने वीक टाइम में जब आप पढ़ नहीं पाते हो उस टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है, दैट नीड्स अ मेंटरशिप। पीपल हु क्रैक इन देयर फर्स्ट अटेम्प्ट, दे हैव वन और द अदर टाइप ऑफ गाइडेंस। कोई ना कोई उनका भाई बंधु या टीचर या कोई फ्रेंड उनको गाइड कर रहा होता है। एंड नॉट जस्ट academic guidance, you need psychological guidance also, you need strategic guidance also। क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कितने घंटे कैसे पढ़ते हैं लोग, और मेंटली कैसे स्ट्रांग रहना है। कोई भी कंपेटिटिव एग्जाम जब आप देते हो तो इट्स नॉट अ कंपटीशन ऑफ योर एकेडमिक, आप कितना रटते हो, इट्स अ मेंटल गेम। आप कितने साइकोलॉजिकली स्ट्रांग हो, आप में कितनी परसिवरेंस है, आप कितनी पेशेंटली पढ़ते रहते हो। that consistency comes when you are psychologically strong and that comes through mentorship। क्लियर, ये बहुत लैकिंग है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में। तो दिस इज वन एरिया जहां पे यू नीड गाइडेंस। देन कम्स करंट अफेयर्स। अब सोशियोलॉजी क्योंकि कंटेम्प्रेरी सोसाइटी, आजकल की सोसाइटी के बारे में बात है, तो बहुत कम इंस्टीट्यूट्स हैं जो इस पे करंट अफेयर्स अपडेटेड मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। पुराना मटेरियल है, अपडेट नहीं किया हुआ है, या फिर अगर वो करंट अफेयर्स का मटेरियल दे भी रहे हैं तो वो एक अलग से पीडीएफ बना के दे रहे हैं। तो स्टूडेंट का काम बढ़ जाता है कि भाई ये करंट अफेयर मैं टॉपिक में कहाँ फिट करूं, सिलेबस इतना बड़ा है उसमें मैं कहाँ फिट करूं, ठीक है। या फिर क्या करते हैं कि करंट अफेयर्स पूरा भर के दे देते हैं, जितना चाहिए भी नहीं। माइंड यू 10 से 20 नंबर का ही पेपर आता है जो करंट अफेयर्स में से आता है सोशियोलॉजी ऑप्शनल में, तो उस हिसाब से ही आपको करंट अफेयर्स पढ़ना होता है। आप 100-200 पेज की पीडीएफ नहीं पढ़ोगे। अगर आप वो 10-20 नंबर का पेपर स्कोर करना चाहते हो सोशियोलॉजी में, तो वो अंडरस्टैंडिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को होनी चाहिए कि 10-20 नंबर का क्वेश्चन में डायरेक्टली क्या आ सकता है। अब रशिया यूक्रेन को सोशियोलॉजिकल एनालिसिस में नहीं पढ़ोगे, वो एक आईआर का टॉपिक है, वो आप सोशियोलॉजी ऑप्शनल की तैयारी में जब आप करंट अफेयर्स डालोगे तो वहां नहीं आना चाहिए। ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं। देन एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। पेपर 1 में आप सुसाइड पढ़ रहे हो, एमिले दुर्खीम जो फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट हैं उनकी थ्योरी है बड़ी सुंदर, बट जब आप सुसाइड पढ़ रहे हो तो आपको कितने इंस्टीट्यूट्स ये बताते हैं कि यहाँ पे आप फार्मर सुसाइड का डेटा भी कोट करो। तो महाराष्ट्र में फार्मर सुसाइड क्यों बढ़ रहे हैं, पंजाब में क्यों बढ़ रहे हैं, और क्यों ये एक ट्रेंड बन गया है पिछले 10 साल का। ये 1-2 साल की घटना नहीं है, ये एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है। एंड दिस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एलपीजी, जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन हुई है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट के एग्जाम्पल अगर आप पेपर 1 में डालते हो
और पेपर 2 में अगर आप पेपर 1 के वर्ल्ड लेवल के एग्जाम्पल डालते हो, दैट मेक्स योर आंसर वेरी यूनिक. दिस इंटरलिंकेज ऑफ पेपर 1 एंड पेपर 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट. सुसाइड में आप नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा क्यों नहीं डाल सकते? वो डालिए, ट्रेंड एनालिसिस कीजिए, उसको जस्टिफाई कीजिए. अगेन यहाँ पे आप जो आईआईटीज में सुसाइड होते हैं, जो हाईली कंपेटिटिव एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, वहां पे सुसाइड रेट इतना हाई क्यों है? आईआईटी बॉम्बे के सुसाइड का आप एग्जांपल यहां डालिए. दैट मेक्स योर आंसर इंटरेस्टिंग आल्सो. एंड ये एबिलिटी आप में डेवलप नहीं करवाई जाती है बाय कोचिंग इंस्टीट्यूट्स. कैसे आपको जनरल स्टडीज का मटेरियल अपने ऑप्शनल में यूज करना है और किस हद तक नहीं करना है, ये भी पता होना चाहिए. और मेन प्रॉब्लम यही है, bombarded people are students are bombarded with syllabus PDFs, but बहुत स्मार्टली आपको वर्क करना होता है कि जो डायरेक्टली रेलेवेंट चीजें हैं वही डालनी है, और वो डालनी ही है, उसके बियॉन्ड भी नहीं जाना है, उसके पीछे भी नहीं हटना है. देन वी हैव व्हाट्सएप सपोर्ट. सी व्हाट्सएप एक ऐसी, ठीक है, हम टेक्नोलॉजी को जितना अपनी तैयारी में यूज कर सकें उतना बढ़िया है. आप इंस्टीट्यूट विजिट नहीं कर सकते हैं, आप फैकल्टी को रोज रोज जाके ट्रैवल में टाइम वेस्ट करें, इससे अच्छा अगर आपके जितने भी छोटे मोटे डाउट्स हैं वो एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे क्लियर हो जाएं जो आपका टाइम सेव कर दे. आप टेक्स्ट लिख के छोड़ दे 1-2 घंटे बाद, जब फैकल्टी को टाइम मिले वो रिप्लाई कर दे, तो इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता है. एंड दिस इज बिन प्रोवाइडेड टू सम एक्सटेंट बाय मेनी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, बट ये भी अभी एक इशू है, ठीक है. दे आर नॉट सैटिस्फाइड विद द आंसर्स. तो ये सपोर्ट भी होना कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में बहुत जरूरी है. नेक्स्ट वी सी 100% सिलेबस कवर्ड. अब देखो, सोशियोलॉजी कुछ साल पहले तक ये दिक्कत थी कि सोशियोलॉजी के जो सोर्सेस हैं बहुत स्कैटर्ड हैं, बहुत बिखरे हुए हैं. कोई एक बुक अगर आप कोचिंग नहीं लेना चाहते या कोचिंग वाले मटेरियल नहीं देते हैं, सिर्फ पढ़ा के छोड़ देते हैं, तो मटेरियल कलेक्ट करने में आपका बहुत टाइम वेस्ट होता है. स्पेशली सोशियोलॉजी में बुक्स, एक टॉपिक के लिए आप एक बुक रेफर कर रहे हो, दूसरे टॉपिक के लिए दूसरी बुक, कितनी बुक्स पढ़ोगे आप? तो वन सोर्स हैंड आउट मटीरियल प्लस 100% कवरेज ऑफ द सिलेबस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड कोई भी इंस्टीट्यूट ले लीजिए, किसी ना किसी फैकल्टी की कुछ ना कुछ कमी होती है कि दे कवर ओनली 70 to 80% ऑफ द सिलेबस. 10-20% वो छोड़ देते हैं, या उसमें अच्छा मटीरियल, वीक मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, बढ़िया मटेरियल नहीं प्रोवाइड करते हैं. एंड दिस बिकम्स एन इशू. स्टूडेंट को बाद में रियलाइज होता है कोचिंग लेने के बाद, जब वो खुद से पढ़ना शुरू करता है, कि भाई ये टॉपिक तो करवाए ही नहीं, ठीक है. फिर क्या होता है, फिर उसकी सेकंड लेवल ऑफ स्ट्रगल शुरू होती है कि वो टॉपर्स के नोट्स के पीछे भाग रहा है, वो दूसरे कोचिंग मटेरियल के पीछे भाग रहा है, वो मार्केट में देख रहा है कुछ इससे रिलेटेड मटेरियल मिल जाए. तो ये प्रॉब्लम ना हो, इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट चूज करें जहां पे 100% सिलेबस कवर्ड है, एंड द फैकल्टी इज अप्रोचेबल आफ्टर द कोचिंग ऑल्सो, कि भाई कोई टॉपिक कवर्ड नहीं है, वीक है, तो आप दोबारा उनसे बात कर सको. नेक्स्ट वी हैव टाइमली कंप्लीशन ऑफ सिलेबस. देखो ये बहुत बड़ा इशू आता है. प्रॉमिस किया जाता है आपको कि 4 महीने में पेपर कवर हो जाएगा या 5 महीने में हो जाएगा, बट दैट बैच गेट्स एक्सटेंडेड बाय 1 month. एंड इंस्टीट्यूट को फर्क नहीं पड़ता है, बट बच्चे का टाइम, कैंडिडेट का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है. जब 1 महीना एक्सटेंड होता है तो दैट डिस्टर्ब्स हिज एंटायर एनुअल शेड्यूल जो उसने बाकी चीजों की तैयारी के लिए रखा हुआ था. सो दिस ऑल्सो यू शुड टेक इनटू कंसिडरेशन कि टाइमली कंप्लीशन ऑफ सिलेबस हो रहा है, एंड यू शुड होल्ड देम अकाउंटेबल अगर ये नहीं हो रहा है. आर वेरी वेल एड्रेस्ड, वी आर अकाउंटेबल यू टू यू. हम रिस्पॉन्सिबल हैं व्हेन वी प्रॉमिस दीज थिंग्स विद यू. आपको इस चीज में, किसी भी चीज में कोई शिकायत है, यू कम टू अस, वी विल एड्रेस दैट 100%. इसका कुछ एग्जाम्पल्स हम आपको दे रहे हैं, कैसे कैसा मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा. देखो जनरली लोगों की दिक्कत होती है कि पेपर 1 में जो थिंकर्स हैं, कार्ल मार्क्स है, एमिले दुर्खीम है, वेबर है, बहुत बोरिंग लगते हैं या बहुत बोरिंग तरीके से पढ़ाए जाते हैं, और उसकी कोई प्रैक्टिकल लिंकेज इनको समझ नहीं आती है. तो इंटरेस्टिंग तो बनाया ही जाएगा. एक आपको एक सैंपल दिया गया है कि ऐसे आपको शॉर्ट टेबल फॉर्मेट में नोट्स दिए जा रहे हैं. व्हेन यू अंडरस्टैंड, फास्ट रिवीजन के लिए, आपका रिवीजन टाइम 0 करने के लिए ऐसे नोट्स आपको दिए जाएंगे. ये सैंपल नोट्स हम आपको दिखा रहे हैं कि पेपर 1 जो सबसे डिफिकल्ट पार्ट है, उसको आप कैसे बहुत इजीली
ऐसे सॉल्व कर सकते हो विद थिंकर्स, विद उनके क्रिटिसिज्म, विद एग्जाम्पल, और उस थिंकर की, उस स्कूल ऑफ थॉट की अलग अलग इश्यूज पे क्या व्यूज हैं। तो दिस इज जस्ट अ सैंपल आपको दिखाने के लिए कि कितना सिंप्लीफाइड करके हम आपको हैंडआउट्स और मटेरियल दें। इसी के साथ ही ये सेशन खत्म होता है। होपफुली आई हैव एड्रेस्ड ऑल द इश्यूज जो आपको एक ऑप्शनल सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम्स आती हैं, एंड मैंने यूपीएससी का पूरा डेटा उठा के ये जस्टिफाई किया है, एंड दिस इज अ फैक्ट कि भाई सोशियोलॉजी पिछले 4-5 सालों में एक्चुअली में एक अच्छा ऑप्शनल उभर के आया है। तो इसी के साथ ही ये सेशन समाप्त होता है। थैंक यू।